जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 9th का विषय कौन सा है, तो विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा यानी 5 फरवरी को प्यारे छात्रों यही पेपर देखने को मिलेगा। ए टू जेड यही पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन कर लिए तो आप 5 फरवरी के दिन जो पेपर आपका हिंदी का होगा तो उसमें से आप 75 में 75 ला पाएंगे। यदि आपको 75 में 75 लाना है तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतनी बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका उनका भी अच्छे से अच्छे मार्क्स वो भी अपने वार्षिक पेपर में नंबर ला पाएं। तो प्यारे छात्रों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका पूर्णांक कितने का है, 75 का है। और समय आपका जो दिया है 3 घंटे का दिया है। कितने का दिया है? 3 घंटे का। तो चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका दिया है सबसे पहले निर्देश। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है प्यारे छात्रों कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ये आपको ध्यान देना है। तो अब हम चलते हैं, फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। ये जो निर्देश दिए हुए हैं प्यारे छात्रों, आप फटाफट पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यानी आपको कहता है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल कौन सा है? आपका इसमें ये पूछ रहा है। भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब होगा, यानी रीति काल। रीति काल ही हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल कहा जाता है या माना जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न क्या कहता है कि कबीरदास की भाषा है अवधी, राजस्थानी, ब्रज और सदुक्कड़ी। तो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा सदुक्कड़ी हो जाएगा। कबीरदास की जो भाषा कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा है। तो प्यारे छात्रों, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। अब अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? रस के अंग हैं। आपको इसमें ये बताना है कि रस के अंग हैं। 2 अंग हैं या 3 अंग हैं, 4 या 6। तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के प्यारे छात्रों 4 ही अंग होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद झूरी ने दोनों बैलों को भेज दिया था ससुराल, दादी के घर, नानी के घर और मौसी के घर। तो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी ससुराल। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? आपको इसमें क्या पूछ रहा है कि किस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, क्या पहला क्या है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में ही दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद अगला है कि सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया अशोकनगर में, राजेंद्र नगर में और पुष्पनगर में। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा राजेंद्र नगर में सही आंसर होगा। तो प्यारे छात्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। आपको इसमें क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प का चयन कर आपको इसमें लिखना है। तो चलिए हम फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि खुले की संकल बंद की खिड़की या द्वार। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा? द्वार हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है मात्रिक छंद में
बिंदी बिंदी की गणना होती है। तो मात्रिक छंद में किसकी गणना होती है? तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। इसके बाद अगला है कि उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार में होता है। किस अलंकार में होता है? तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार में होता है। इसके बाद तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को बिंदी बिंदी कहते हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खोटी होगा। क्या होगा? खोटी। इसके बाद वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद अगला है नानी के मन में बिंदी बिंदी की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो नानी के प्रति किसके जुनून था? देश के प्रति जुनून था। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? देश हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आता है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है। आपको क्या करना है प्यारे छात्रों? सत्य और असत्य लिखना है। तो चलिए फटाफट हम सत्य असत्य पूरा कर लेते हैं। हमारा पहला क्या कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद रामचरितमानस एक खंड काव्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जनककार थे। ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद खाना एक क्रिया शब्द है। तो खाना हमारा क्या एक क्रिया शब्द है? हाँ, तो खाना हमारा क्या है? एक क्रिया शब्द है। ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद एकांकी में 3 अंक होते हैं। तो ये एकांकी में 3 अंक नहीं होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? असत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। सही जोड़ी का मिलान यानी सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो चलिए हम फटाफट सही जोड़ी मिलाते हैं। तो हमारा पहला है ग्राम श्री। ग्राम श्री का हो जाएगा प्यारे छात्रों सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत यानी 6 नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 3 वर्णों का समूह 3 वर्णों का समूह जो क्या हो रहा हमारा हो जाएगा? गण हो जाएगा यानी ऑप्शन चा हो जाएगा। इसके बाद मनोरथ मनोरथ में हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। इसके बाद संस्कृति तथा शिक्षा संस्कृति तथा शिक्षा में हमारा क्या हो जाएगा? संस्कृति तथा शिक्षा में प्यारे छात्रों हमारा हो जाएगा श्यामचरण दुबे हो जाएगा। इसके बाद शत्रु का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। इसके बाद इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु ये हमारा हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है? एक वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहला है रस खान किसके अनन्य भक्त थे? आपको बताना है कि रस खान किसके अनन्य भक्त थे। तो प्यारे छात्रों रस खान जो हैं तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण हो जाएगा। जहाँ काव्य का आवार शब्द होते हैं वहाँ कौन कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा शब्द अलंकार होता है। इसके बाद साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद को साहित्य पुरखे कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन में क्या मंगवाया था? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा मक्खन मंगवाए थे। इसके बाद अगला है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। इसके बाद अगला है लेखिका मृदुला गर्ग ने नाना मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो इसका सही उत्तर इसमें है विलायत या इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे प्यारे छात्रों? इंग्लैंड गए थे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में हमारा क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 6 में कहता कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? क्रम से कालों के नाम आपको लिखना है। तो पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है आपको इसमें ये बताना है और उसके क्रमों के कालों को लिखना है। तो प्यारे छात्रों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फटाफट हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। इसके बाद इन सभी का आंसर आपको आगे आपको दिखाएंगे। इसके बाद इसका जो
अथवा क्या कहता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा गया है? भक्ति काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा गया है? प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए कि रस खान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में क्या कहता है कि कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया है? इसके बाद इसका अथवा क्या कहता है प्यारे छात्रों कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? लिखिए। तो प्यारे छात्रों इन प्रश्नों का जो स्क्रीनशॉट है आप लेते जाइएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में क्या कहता है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? लिखिए। बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? आपको इसमें वो कारण लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला है इसका अथवा है कि मन सरोवर से कबीरदास का क्या आशय है? लिखिए। आपको इसमें ये बताना है क्या आशा है, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। दोहा छंद की परिभाषा जो है उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है प्यारे छात्रों कि अनुप्रास अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। उसका अथवा है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए गद्य की कोई चार गौण विधाओं के नाम लिखना है आपको। इसका अथवा है कि निबंध लेखन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि महादेवी वर्मा अथवा हरिशंकर परसाई जी की दो दो रचनाएं एवं भाषा शैली आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिए लेखक राहुल साक्यत्यन ने डाकू से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया? आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद इसका अथवा है कि किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? लिखिए। आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आपको कोई दो विशेषताएं लिखना है। इसके बाद उसका अथवा है महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का आपको क्या करना है? अर्थ लिखना है। यानी अंधे की लाठी और ईद का चांद वाक्यों में प्रयोग करना है। इसका अथवा क्या कहता है कि निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए फणीश्वर नाथ रेणु के मित्र के नाम लिखिए। इसके बाद इसका अथवा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या कहता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरे प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों? संदर्भ प्रसंग और भावार्थ भी आपको इसमें से लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था झूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी ना छूता था। तो ये इनका जो संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसमें से लिखना है जो कि 3-3 नंबर के प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है आता है हमारा 20 नंबर जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। उसका अथवा है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद आपको लिखना है 75 शब्द का। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इसको पढ़ना है, इसका गद्यांश को पढ़ना है। नीचे इसका प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रश्नों का उत्तर इसी में से ढूंढ के आपको लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए प्यारे छात्रों और फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 22 अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अपने प्रचार को स्थानांतरण यानी तबादला जिसको बोल सकते हैं स्थानांतरण तबादला अपने प्रचार को आवेदन पत्र लिखना है। उसका अथवा में क्या है कि प्रातःकालीन सौर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30 में क्या 23 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान जीवन में खेलों का महत्व मोबाइल के लाभ और हानि विद्यार्थी एवं अनुशासन पुस्तकालय। तो प्यारे छात्रों इनमें से आप किसी एक को आपको निबंध लिखना है किसी एक एक को लेके।
पर्यावरण प्रदूषण ले लीजिए, या जीवन में खेलों का महत्व ले लीजिए, मोबाइल के लाभ और हानि ले लीजिए, विद्यार्थी एवं अनुशासन ले लीजिए। आप पॉइंट पॉइंट बनाकर भी लिख देंगे तो आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए प्यारे छात्रों, हम आपको फटाफट उत्तर दिखा देते हैं। ये हमारा पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। प्रश्न क्रमांक 6 का जो सही उत्तर है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसके बाद उसके अथवा का जो हमारा सही उत्तर है, यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में संत कवियों ने भक्ति भावना को बढ़ावा दिया और जनमानस में आध्यात्मिक जागरूकता को फैलाया। यह काल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर, रसखान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भेद सौंदर्य की 2 विशेषताएं, कृष्ण भक्ति की गहनता और दूसरा हमारा क्या है, प्रकृति का सूक्ष्म और जीवंत चित्रण। ये प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर प्यारे छात्रों, कवि पंत ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा क्योंकि गांव की शांति और प्रकृति जनमानस को मानसिक शांति और सुख देती है, जिससे जन का मन प्रसन्न रहता है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, उत्तर, अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि यह शासन भारतीय जनता के लिए अंधकारमय था और इसके कारण भारतीय समाज पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे दुश्मन, शोषण और उत्पीड़न। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 9 का जो हमारा सही उत्तर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि इससे बच्चों का बचपन और शिक्षा छिन जाती है, जो उनके भविष्य को अंधकारमय बना देती है। इसके बाद उसका अथवा, प्रश्न क्रमांक 9 का ये अथवा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर प्यारे छात्रों, दोहा छंद एक 24 मात्राओं वाला छंद होता है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 13 और 11 मात्राएं होती है। उदाहरण है, संतन के शील वचन, है ना, जनमत ज्यो जल होए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 10 का ये हमारा अथवा का सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का अनुप्रास अलंकार, कि जब किसी कविता या शेर में किसी विशेष ध्वनि या स्वर का पुनरुक्ति से प्रयोग किया जाता है, इसके बाद तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उदाहरण है, प्यारी पंखुड़ियों फेंकी फिजा में फिजा बाजी। इसके बाद प्यारे छात्रों, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का राइट सही उत्तर है, यानी पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, पंडित जगन्नाथ ने काव्य को मनोरंजन के लिए संगठित शब्दों का ऐसा रूप माना है जो श्रोता या पाठक के भावनाओं को प्रेरित करता है और उन्हें आनंदित करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का गद्य की 4 गौण विधाएं हैं, निबंध, कथा, नाटक और उपन्यास। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा का सही उत्तर, निबंध लेखन की 2 विशेषताएं, विचारों का विश्लेषण और प्रस्तुति, विषय पर गहरी समझ और तर्कशीलता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर है, महादेवी वर्मा की रचनाएं और भाषा शैली। तो रचनाएं हो गए यमुना पार, स्मृति की रेखाएं, और भाषा शैली सरल, प्रभावी और भावनाओं से भरपूर। इसके बाद हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं, भाषा शैली, रचनाएं हंस वह तो सच है, भाषा शैली व्यंग्यात्मक और व्यवहारिक। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही उत्तर है आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 का हमारा सही उत्तर, उसके अथवा का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग, ये प्रश्न क्रमांक 16 रहा, मुहावरों और वाक्य में प्रयोग। ईद का चांद, जो चीज बहुत कम या मुश्किल से मिलता हो, है ना, वाक्य, वह लड़की किसी ईद के चांद जैसी सुंदर थी। अथवा है, निपात शब्द की परिभाषा, निपात शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी विशेष भाव संकेत या निर्देशन का काम करते हैं, जैसे ही, का, ना आदि। उदाहरण, वह बहुत अच्छा गाता है, ही। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही उत्तर है प्यारे छात्रों, ये रहा। उसके प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा का सही उत्तर, ये हमारा 18 का काव्यांश संदर्भ, ये हमारा काव्यांश संदर्भ, ये संदर्भ रहा हमारा, और ये प्रसंग, ये भावार्थ रहा। इसके बाद प्यारे छात्रों, आप फटाफट देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना था, तो ये हमारा इसका सही उत्तर है। जल का जीवन में आध्यात्मिक महत्व है, यह न केवल पीने के लिए आवश्यक है बल्कि कृषि उद्योग, बिजली उत्पादन और परिवहन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। ये हमारा इसका सही उत्तर रहा।
इसके बाद अथवा अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद। आ, देख लीजिए मित्र, ये हमारा संवाद रहा। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 22 का जो हमारा सही उत्तर है, आप देख लीजिए, अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना था। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 23 का, जीवन में खेलों का महत्व। तो जीवन में खेलों का महत्व ये रहा, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, फटाफट आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे छात्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।